हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप घर पर सभी? आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है बेटा आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम यूनिट सेकंड में और सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं। और उसका टॉपिक आता है अपने पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बेटा जो सेकंड चैप्टर है अपने पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा आपने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन। संभावना होती है सीबीएसई के अंदर 5 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक आपके पास साइक्लोट्रॉन। और इनके ऊपर 3 नंबर के अंदर बेटा इनकी थ्योरेटिकल पार्ट दिया जाता है और 2 मार्क्स का इनके साथ या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड किया जाता है या इनके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐड की जाती है। तो बात करते हैं आज बेटा हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे इसका प्रिंसिपल और वर्किंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बारे में सभी डिटेल्स हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमने एक लास्ट वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, और किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया था बेटा, एक तो NIBA कोस ऑफ थीटा और साइन अल्फा की टर्म में भी था यही फॉर्मूला NIBA साइन ऑफ अल्फा। दोनों फॉर्मूले अपने पास किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है और उसका फॉर्मूला होता है NIBA कोस ऑफ थीटा। N होते हैं बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड और अल्फा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल और नॉर्मल के बीच मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। ये वैल्यू हमने पढ़ चुके थे और ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लास्ट वीडियो के अंदर दे चुके हैं। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने लास्ट वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है किसी भी विद्यार्थी ने तो पहले लास्ट वीडियो को एंड तक देखें, तब जाके आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। और सभी बच्चे बेटा जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर, तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको प्रत्येक स्टेप यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि रियल में गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो इसके लिए बात करते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा used for deduction and measuring of small value of current। देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसका या तो हमें यूज करना डिडक्शन, ये पता करने के लिए कि यहाँ करंट है या नहीं है, डिडक्शन ऑफ करंट, या मेजरिंग ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, बहुत छोटे से छोटे करंट को मापने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर। वैसे बेटा हम यूज करते हैं एमीटर का, बड़े करंट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, एमीटर। और एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज में, किस में जोड़ा जाता है बेटा, सीरीज में। लेकिन यहाँ हम एक डिवाइस पढ़ रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, वो है गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसका यूज किया जाता है फॉर डिडक्शन एंड मेजरिंग ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। इसको बेटा सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के लिए। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं बेटा, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन
fact that when a rectangular coil placed in a magnetic field it experience a torque। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये लाइन है बेटा, जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये एक्सप्रेशन बेटा पढ़ चुके हैं। ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड थी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी P Q R और S। किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा, टॉर्क, और जिसका फॉर्मूला मैं पढ़ चुका हूँ NIPA साइन ऑफ एल्फा। ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, NIPA साइन ऑफ एल्फा जो हम पढ़ चुके हैं, और एल्फा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन, दोनों के बीच का एंगल क्या है, एल्फा है। अगर हम बात करें अब यहां से, तो सबसे पहले किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। होते दोनों चीजें हैं, फोर्स भी एज वेल एज टॉर्क भी, और यही जो टॉर्क इसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है ये इसको रोटेट करवाने के काम आता है। और हमें पता है कि अगर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है तो ये सर्कुलर मोशन के लिए केस बन जाएगा। ये कॉइल्स इसके अंदर क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। तो ये कहता है कि इसका जो प्रिंसिपल है बेटा वो काम करता है, कौन से फैक्ट पे काम करता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIBA साइन ऑफ एल्फा, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। बात करते हैं बेटा इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए, तो हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो ध्यान से देखें क्या क्या सिचुएशन इसके अंदर आती है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, पहले मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन बताता हूं कि क्या क्या सिचुएशन अपने पास यहां लेके चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए PQR और S1 कॉइल, ये कॉइल लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए PQR S1 कॉइल हैविंग n number of turns, n number of turns। अपने पास एक क्या है PQRS, तो हमें पता चलेगा PQRS एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी, और रेक्टेंगल की फॉर्म में कितने टर्न्स हैं टोटल बेटा, n टर्न्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए PQRS कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने हमने, n। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले इट ऑल्सो कंसिस्ट टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके पास दो स्ट्रॉन्ग पोल होते हैं, एक अपने पास नॉर्थ पोल होता है बेटा, और एक आपके पास क्या होता है, साउथ पोल। क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमें दो पोल लेने पड़ेंगे, एक हमें नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा और एक हमें क्या लेना पड़ेगा, साउथ पोल लेना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इट कंसिस्ट ए कॉइल, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, कॉइल सस्पेंडेड फ्रॉम ए
मूवेबल टोरोजन हेड। क्वाइल को जो जोड़ा जाता है वो किसी हेड, टोरोजन हेड वहां से कनेक्ट किया जाता है, जो हम अब डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए PQRS 1 क्वाइल। PQRS 1 क्वाइल है ये बेटा रेक्टेंगुलर क्वाइल की फॉर्म में, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n। इट ऑल्सो कंसिस्ट 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स। इसके पास कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं? 2, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक क्वाइल जो सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टोरोजन हेड। मूवेबल टोरोजन हेड मतलब ऊपर एक बंधी हुई है जिस हेड के साथ, उसको बोलते हैं, हम उसको मूवेबल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भी ले जा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, वायर को घटा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है मूवेबल टोरोजन हेड से ये क्वाइल जुड़ी हुई है। बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है। ये अपने पास कंस्ट्रक्शन जो हमने जितनी लिखी है हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आके पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एक क्वाइल लेते हैं, रेक्टेंगुलर क्वाइल। अब बात यह है कि क्वाइल किसकी बनी होती है वो भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो एक बात ध्यान से देखें, सबसे पहले हम एक क्वाइल लेते हैं, ये ऊपर से बंधी हुई है, इसके बाद ये ऐसे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में आएगी बेटा, इस फॉर्म, जिसके पास बहुत सारे टर्न्स हैं। ये एक एंड बेटा इसका स्प्रिंग की फॉर्म में ऐसे होगा, ये एंड होगा। जो ये क्वाइल बेटा यहां बंधी हुई है ऐसे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हो गया अपना टोरोजन हेड जहां क्वाइल बंधी हुई है। ठीक है, हम इस सारे को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये सारा ऐसे बंधा हुआ है। इस क्वाइल का एक एंड है बेटा ये मान लिया यहां पे बंधा हुआ है, ये T2 पॉइंट, और इसको हम जोड़ देते हैं जो टोरोजन हेड के साथ जो क्वाइल जुड़ी हुई है, इसको मैं लिख सकता हूं ये टर्मिनल हो गया T1। क्या जुड़ गया? T1। यहां हम एक सिलेंड्रिकल आकार का नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट ब्रास वगैरह, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा यहां पे रख लेते हैं। यहां बेटा एक मिरर हम यूज करते हैं, ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से समझाएंगे। यहां हम एक मिरर यूज करते हैं, और ये अपने पास क्वाइल का नाम है PQR और S। एक बात और कही थी हमने कि यहाँ 2 पोल लिए जाएंगे, तो यहाँ 2 पोल लिए जाएंगे। ये बेटा हमने नॉर्थ पोल ले लिया, और ये बेटा हमने साउथ पोल ले लिया। ये 2 पोल हमने लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले बेटा इसका कंस्ट्रक्शन देखे ध्यान से। हमने कहा कि ये जो क्वाइल है एक मेन टोरोजन हेड T1 से बंधा हुआ है। इस क्वाइल का ये बंधा हुआ है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम टोरोजन हेड। लेकिन इसका एक टर्मिनल, एक एंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे T1 पे, और फिर इसके रेक्टेंगुलर टर्न्स बनाए हुए हैं। इस तरीके से रेक्टेंगुलर टर्न्स बनाए, नीचे इसको एक स्प्रिंग की फॉर्म दी है, और ये जोड़ दिया एक दूसरे टर्मिनल के साथ T2, 2 पॉइंट। इसका एक एंड कहाँ जुड़ा हुआ बेटा? T1 से। एक एंड किससे जुड़ा हुआ है? T2 से। लेकिन टोरोजन हेड से लटकी हुई है, ताकि हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मूवेबल टोरोजन हेड है आपके पास। रेक्टेंगुलर टर्न्स हो गए। इनके बीच में हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ब्रास वगैरह लिया, जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रखा है, और उसको इसके बीच में रखा गया है। 2 हमने पोल्स लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को इन दोनों पोल्स के क्या रखा गया है बेटा? बीच में रखा गया है। एक यहाँ पे मिरर लिया है ताकि हमें डिफ्लेक्शन पता चले। यहाँ पे मिरर लेते हैं हम, और इस मिरर के साथ एक मीटर भी यूज करते हैं कि अपनी सुई कितनी घूमी है, कितना एंगल ट्विस्ट हुआ है। तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे एक मिरर और एक मीटर स्केल होता है, जिसके ऊपर ये लिखा होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने डिग्री आपके पास ये रोटेट करेगा, उस सबको मेजरमेंट हम यहाँ से करते हैं बेटा।
तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सिचुएशन अपने पास यहाँ से निकल के आई है। अब हम कहें इसकी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में कि लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। एक इस स्प्रिंग का जो लोअर एंड है वो बेटा किससे जोड़ा गया है, वो टर्मिनल जोड़ा गया है और वो T2 से जोड़ा गया है। इसके बाद कहता है कि ए सॉफ्ट आयरन आपके पास बेटा हमने लिया गया है, और वो क्या लिया गया है, सॉफ्ट आयरन कोर, विच मे बी सिलेंड्रिकल। वो हो सकता है कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल। आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है, वो भी क्या हो सकता है, सिलेंड्रिकल। पुट इनसाइड द रेक्टेंगुलर क्वाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहता है कि हमने जो लोअर एंड है वो किससे जोड़ा है, T2 से, और इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रखा गया है, और वो रखा गया पुट इनसाइड द रेक्टेंगुलर क्वाइल। इस क्वाइल के अंदर क्या रखा गया, एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा। तो एक बार बेटा मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूं कि सबसे पहले कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, वो यूज करते हैं बेटा हम डिडक्शन और मेजरिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर क्वाइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम बात करें तो एक क्वाइल होती है, और याद रखना जो ये क्वाइल होती है बेटा, ये जो क्वाइल है आपके पास ये बनी होती है फॉस्फोर ब्रोंज, ये बनी होती है फॉस्फोर ब्रोंज, क्योंकि बेटा ये सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक मटेरियल है, हाईली इलास्टिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक या तो बेटा क्वार्ज होते हैं या क्या होते हैं, फॉस्फोर ब्रोंज। इसलिए जो ये रेक्टेंगुलर वायर है ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोर ब्रोंज की बनी होती है, सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक होती है, इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। जो बेटा आपने देखा होगा अपने कांटे भी होते हैं स्प्रिंग वाले जिनसे हम वजन तोलते हैं, उनके अंदर भी इनका यूज किया जाता है। जैसे आप वजन उसके ऊपर लटकाते हैं तुरंत वो अपने वापस सेम पोजीशन के ऊपर, जीरो के ऊपर आपकी सुई वापस आ जाती है। इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे ज़्यादा। और इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए और उसके बाद वापस वही पोजीशन अटेन कर ले, जब हम फोर्स को रिमूव कर दें तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और हाईली इलास्टिक मटेरियल कौन से हैं, फॉस्फोर ब्रोंज। इसलिए इस वायर के यूज किया जाता है, वहाँ पे कौन सी वायर है, फॉस्फोर ब्रोंज। और ये फॉस्फोर ब्रोंज वायर रेक्टेंगुलर क्वाइल की फॉर्म में, इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, दोनों इस साइड और इस साइड, एक नॉर्थ पोल और एक क्या रखा है, साउथ पोल। एक एंड टर्मिनल T1 से, एक एंड टर्मिनल T2 से। लोअर एंड कैसा बनाया, एक स्प्रिंग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बनाया, लोअर एंड एक स्प्रिंग की फॉर्म में बनाया है। और यहाँ पे एक मिरर यूज कर दिया और एक आपके पास एंगल मापने के मीटर यहाँ पे रख दिया कि कितने डिग्री ये क्वाइल रोटेट करती है, और इस मिरर के जरिए हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के लिए। देखें, अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो वी नो दैट, बात करें बेटा इसके वर्किंग की, सबसे पहले ध्यान से देखें, वर्किंग की अगर बात करते हैं तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर क्वाइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, NIBA साइन ऑफ अल्फा। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती है। देखें, टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब था, जब अल्फा की वैल्यू क्या थी, 90। और एक स्टेप मैंने पढ़ाया था कि अल्फा
प्लस थीटा की वैल्यू क्या है 90, और अगर अल्फा की वैल्यू 90 तो थीटा की वैल्यू क्या थी 0, और इसका मतलब क्या था, प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। यही मीनिंग अपने पास निकल के आया था कि अगर थीटा 0 है तो थीटा किस किस के बीच का एंगल था, प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो टॉर्क क्या था, मैक्सिमम। और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता था बेटा, वो बोलते थे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते थे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क बनाना है, तो मैक्सिमम टॉर्क बनाने के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और यही बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज किया है। हम बताएंगे कि सॉफ्ट आयरन कैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है। तो सबसे पहले अपने पास वैल्यू आती है टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन ऑफ अल्फा। टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है बेटा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और अल्फा 90 तो थीटा क्या होगा 0, और थीटा 0 का मतलब बेटा क्या है, प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। कि प्लेन ऑफ क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, पैरेलल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। तो क्या बनाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये केस मैंने आपको लिखवाया था, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। देखें, जैसे ही ये टॉर्क इस क्वाइल में जनरेट होगा, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर क्वाइल इसमें रखी गई है, तो एक क्वाइल जैसे ही इसमें रखी तो टॉर्क क्या हो गया, इसके अंदर जनरेट हो गया। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस टॉर्क। बेटा इस टॉर्क की बात करें, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल जैसे इसमें पुट की है तो इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहां पे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई है, NIBA साइन ऑफ अल्फा। जो ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है NIBA साइन ऑफ अल्फा, तो इसके कारण ड्यू टू दिस टॉर्क क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग। एक एक स्टेप ध्यान से समझना। जैसे ही टॉर्क यहां एक्सपीरियंस होगा, तो क्या समझाया था कि टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो इक्वल और अपोजिट फोर्स दो एंड पे लगेंगे, इस एंड पे और इस एंड पे, और क्वाइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेटेड। तो क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग। और अगर क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग करेगी तो आपके पास फॉस्फोर स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड। फॉस्फोरस जो आपके पास वायर है वो क्या करना शुरू कर देगी, ट्विस्टेड। एज ए रिजल्ट ए रिस्टोरिंग फोर्स कम इनटू प्ले। एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम इनटू प्ले इन फॉस्फोर स्ट्रिप। ये स्टेप ध्यान से देखें बेटा। बात करते हैं, आप एजुप्शन करें, आपके पास एक वायर है, आप उसको रोटेट करवा रहे हैं रेक्टेंगुलर क्वाइल में, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड, किसी ना किसी एंगल से वो क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। और एक ऐसा स्टेज आएगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि फॉस्फोरस ब्रोंज सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, तो जैसे जैसे वो ट्विस्टेड होगी, घूमती जाएगी, तो एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा जो वापस इसको किस पे लाएगा, मेन पोजीशन पे। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। सपोज दैट बेटा आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने माना कि आपके पास एक स्प्रिंग है। जैसे स्प्रिंग को आप ऐसे घुमाओ तो या तो बेटा इसके सर्कल ये ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, और या इसके सर्कल क्या होने लग जाएंगे, कम। आप देखो एक वायर स्प्रिंग है आपके पास, अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो या तो जो सर्कल हैं इसके अंदर जो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, नज़दीक नज़दीक, और उल्टा घुमाओगे तो सर्कल्स की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सर्कल की संख्या भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब या तो ये बढ़ेंगे या ये घटेंगे। तो ये वायर ट्विस्टेड हो रही है, जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे वापस किस पे आ जाएगी, सेम पोजीशन पे। तो सेम कंडीशन यही है कि जैसे ही इस
टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और टॉर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, तो ये कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करेगी। तो ये नजदीक नजदीक आ सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं, दूर दूर। तो ये क्या हो जाएंगे, जो गैप है या तो ये नजदीक नजदीक आएगा या क्या हो जाएगा, दूर दूर। जिस भी डायरेक्शन में घूमेगी या तो क्लॉकवाइज या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही ये क्या करेगी, ट्विस्टेड होना शुरू करेगी, तो इसमें एक ऐसा टॉर्क खुद अपने आप पैदा होगा, क्योंकि ये हाईली इलास्टिक है और इलास्टिक जो चीजें होती हैं उनमें रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है, ताकि वो अपने आप मीन पोजीशन के ऊपर आ जाए। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, तो जैसे ये टॉर्क यहाँ पे हटाएंगे तो वापिस क्या आ जाएगा, ये मीन पोजीशन किसके ऊपर आ जाएगा, मीन पोजीशन पे। तो कहता है कि ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही इस टॉर्क के कारण कॉइल क्या शुरू करेगी, रोटेट करना, तो इस फोर्स स्ट्रिप है गेट ट्विस्टेड, ये किसी ना किसी एंगल से या तो इसके सर्कल है ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे जो रेक्टेंगुलर कॉइल की फॉर्म में है, या ये घटने शुरू हो जाएंगे और ये ट्विस्टेड होना शुरू हो जाएगी, रोटेट करेगी तो। और एज ए रिजल्ट ए रीस्टोरिंग फोर्स कम इनटू प्ले, जिसके कारण ये हाईली इलास्टिक है, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा जो इसको किस पे लाएगा, मीन पोजीशन के ऊपर लाएगा। अब हम सपोज दैट यहां एक कंडीशन मानते हैं, जब इस टॉर्क के कारण ये ट्विस्टेड होना शुरू हो गई है और इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गया है, तो हम मान लेते हैं थीटा बी द टोटल कितना ट्विस्ट होगी, मान लो ये थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन फॉस्फोर स्ट्रिप, कि ये टोटल मान लो कितने डिग्री ट्विस्ट होगी, थीटा। मान लो थीटा सपोज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या होगी अपने में जो ओरिजिनल पोजीशन से उससे क्या होगी, ट्विस्ट होगी। तो इसके बाद कहता है के बी द, मान लें लेट के बी द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट। ये कंडीशन देखिए, सपोज दैट ये 10 डिग्री से अपने ट्विस्ट हो गई है, तो 1 डिग्री ट्विस्ट होने के ऊपर इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। तो 1 डिग्री पे कितना हो गया के, तो 10 डिग्री पे कितने हो जाएगा, 10 इंटू के। तो हमने दो कंडीशन मानी है कि ड्यू टू दिस टॉर्क, टोटल टॉर्क के कारण कितना ट्विस्ट होगी ये वायर, थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन फॉस्फोर स्ट्रिप, कि टोटल जो इसके अंदर ट्विस्ट हुई है वो कितने डिग्री हुई है, थीटा एंगल से। अब कहता है लेट के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो अगर इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ है तो हमने क्या मानना, पर यूनिट ट्विस्ट कितना रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गया अपने पास, वो कितना है के। तो अगर मैं निकालूं यहां से टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं तो कितना बन जाएगा, के इंटू थीटा, क्योंकि के क्या था, पर यूनिट ट्विस्ट, और टोटल कितना ट्विस्ट हुई है, थीटा, तो टोटल कितना बनेगा, के इंटू थीटा। अब एक बात देखें, आपने जैसे उसके ऊपर टॉर्क लगाया, उसने अपनी शेप ट्विस्ट होगी, ट्विस्ट होने के बाद जैसे आपने छोड़ा वापस किस पे आ गई, मेन पोजीशन के ऊपर। तो इसका मतलब जितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था उतना ही टॉर्क उसको वापस लाने के लिए मेन पोजीशन पे जरूरत पड़ेगी। तो जो टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हुआ था रेक्टेंगुलर कॉइल में, उसकी वैल्यू क्या थी, NIBA साइन ऑफ अल्फा। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने आपको बताया था रेडियल के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90। मैक्सिमम टॉर्क के लिए तो ये क्या लिखोगे, NIBA। तो ये टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क और जो टॉर्क इस कॉइल पे एक्सपीरियंस हुआ है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि जितना टॉर्क उसको ट्विस्ट कराने में लगा है उतना ही टॉर्क उसको वापस रिस्टोर करने में लगेगा, मेन पोजीशन के ऊपर लाने में लगेगा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, दोनों को हम इक्वली पुट कर लेते हैं। दोनों को इक्वली पुट करते हैं तो NIBA
इज इक्वल टू के इंटू थीटा। और थीटा रियल में क्या है, डिफ्लेक्शन, कि कितने डिग्री डिफ्लेक्ट हुई है। तो अगर डिफ्लेक्शन पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। यही चीज़ हमें देखनी थी ये इस पॉइंट के ऊपर। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए और इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। देखो के भी कांस्टेंट है आपके पास, के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम यहाँ पे निकालें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, बी आपके पास हम वैल्यू निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सारी चीज आपके पास एक कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को लिख लिया एन बी ए और इसको लिखा जी के नाम से। क्या लिखते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, और इसको लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। और यहाँ से एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ हम आसानी से लिखना चाहें तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया, डिफ्लेक्शन। कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगी, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया, थीटा। और थीटा का मतलब क्या हो गया, ट्विस्ट होना। क्या लिख सकते हैं हम, ट्विस्ट। और जी का मतलब यहाँ पे है वो हो गया बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या लिखोगे इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो दो टॉर्क हमें यहाँ पे पढ़े हैं। एक वो टॉर्क जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एक्सपीरियंस हुआ है, एक जब ये कॉइल ट्विस्ट हुई है तो इसके द्वारा एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ। दोनों की वैल्यू इक्वल रखी, एन आई बी ए इज इक्वल टू के इंटू थीटा। आई निकाला तो के बटा एन बी ए इंटू क्या हो गया, थीटा। और के बटा एन बी ए की वैल्यू क्या है, जी। और क्या निकल के आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा, थीटा। और जी बेटा यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। की जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही एक करंट को क्या करेगा, मेजर। तो लार्ज डिफ्लेक्शन तो लार्ज करंट, स्मॉल डिफ्लेक्शन तो क्या होगा, स्मॉल करंट। लेकिन एक स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा अब, कि हमने ये कंडीशन लिखी है और ये है अल्फा इज इक्वल टू 90। और इसका मीनिंग निकल के आया है अल्फा 90 तब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। और थीटा 0 का मतलब होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल कैसे बना, क्यों बना, तो हमने इसका यूज नहीं पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन हमने क्यों लिया। अब मैं आपको इसका यूज पढ़ाता हूं कि यहाँ पे अल्फा 90 और थीटा 0 हमने किस फॉर्म में लिया है। तो बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हमने लिया है और ये दो पोल हमने लिए हैं, ये यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना पाएंगे, देखें ध्यान से। तो बेटा बात करते हैं, वो अपने पास आता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है। तो एक बार ध्यान से देखना कि हम अपने पास इस तरीके के दो पोल लिए हमने। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अच्छे से, नॉर्थ पोल, और ये बेटा अपने पास साउथ पोल, ये साउथ पोल। इनके बीच में आप कहने का मतलब एक अजम्पशन लें कि अपने पास एक पाइप हो और उसको अगर हम बेटा ऐसे बीच से काट दें तो वो शेप बनेगा अपने पास। अजम्पशन आपको करना है कि आपके पास एक पाइप हो और पाइप को अगर हम बीच से काट दें तो जो एक हिस्सा बनेगा आपके पास, देखो बीच से, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा और इधर भी इस तरीके का बनेगा। तो इस फॉर्म के अंदर आपके पास ये शेप बनेगी। और हम इसको ऊपर से टॉप से देखेंगे बेटा, कहाँ से देखेंगे, टॉप से। ये यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा अपने पास। ये पहले तो मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ। सॉफ्ट आयरन बेटा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। सॉफ्ट आयरन कैसे सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं बेटा जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे आएंगे किधर जाएंगे, साउथ। नॉर्थ को आएंगे किधर जाएंगे, साउथ। नॉर्थ से आएंगे किधर जाएंगे, साउथ। नॉर्थ से आएंगे किधर जाएंगे, साउथ। क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
ऐसे सब्सटेंस होते हैं तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाते हैं। सपोज दैट ये कोई भी सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है बेटा, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, ऐसे अगर आप इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास कराएगा, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाएं। तो यहां बात करें कि अपने पास जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, जैसे एक कॉइल रोटेट करेगी कि सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा मान लो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा यहाँ ले लें, घूम के यहाँ पहुँच जाएगा इस फॉर्म के अंदर पैरेलल। तो देखें सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा और ये आपके पास प्लेन ऑफ कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स की प्लेन है, ये आपके पास नॉर्मल ड्रोन है, क्या है, नॉर्मल। और आप देखें ये प्लेन ऑफ कॉइल, ये आपके पास नॉर्मल ड्रोन और यही नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी डायरेक्शन। तो एक बात देखें, आपका एंगल कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही, प्लेन ऑफ कॉइल भी यही और नॉर्मल की डायरेक्शन यही, और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या था, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 90। लेकिन हुई कैसे वो देखो, जो भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई तो नॉर्थ पोल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पहुंचेंगे ऐसे नॉर्थ पोल से, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई और ये इसके अंदर से पास होके जाए ऐसे, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इसके अंदर से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इसके अंदर से, ये भी इसके अंदर से, और ये प्लेन ऑफ कॉइल, देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और रेक्टेंगुलर कॉइल्स दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और नॉर्मल ड्रोन हम ऐसे करते थे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, नॉर्मल, ये एंगल कितना बना 90, और बोलो मैंने अल्फा को कितना लिया था 90, अल्फा को कितना लिया था 90, और अल्फा 90 कब होता है, जो थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो क्या बनाने के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए किसका यूज किया यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से किधर आएंगी साउथ, उनको अपने अंदर से पास कराएगा। तो अंदर से पास कराएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म में पास होंगी। एक बार मैं फिर साफ सा डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये आपके पास सॉफ्ट आयरन है ये, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो ऐसे होंगी ये, तो ये सारी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन ऑफ कॉइल के क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और प्लेन ऑफ कॉइल के लिए पैरेलल तो थीटा की वैल्यू 0, और जब प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया 90। तो क्या बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम इसके अंदर किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन एक कैसा सब्सटेंस आपके पास है, फेरोमैग्नेटिक। बस कुछ नहीं है कि सॉफ्ट आयरन इस फॉर्म में रख दिया और जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी नॉर्थ पोल से, ये साउथ, तो सारी इसके पैरेलल इसके साथ जाएंगी। प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे है तो ऐसे प्लेन ऑफ कॉइल, ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा की वैल्यू 0 तो कोस 0 1 लिख लो, थीटा 0 तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन 90 1। दोनों केस में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, और टॉर्क मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा, और जिसके कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के अपने पास थीटा, और आई प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा सकते हैं, जी इंटू थीटा। ये वैल्यू आपके पास निकल के आई बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। अब देखें, बात करते हैं कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर का आपने डेफिनेशन पढ़ी है, आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है बेटा, प्रिंसिपल पढ़ा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है, और ये पढ़ा है कि कॉइल किसकी बनी होती है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईली इलास्टिक होता है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी। देखो पहली टर्म पढ़ेंगे बेटा वो आएगी करंट सेंसिटिविटी, जिसको डिनोट किया जाता है आई एस। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई एस से।
क्या होता है, इट मे बी डिफाइन एज, हम इसको डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट पास थ्रू इट। ये कहता है करंट सेंसिटिविटी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब यूनिट करंट, तो स्मॉल करंट की बात करें जैसे 1 माइक्रो एम्पियर, हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट दिया तो कितना डिफ्लेक्शन शो किया, तो वो क्या दिखाएगा, करंट सेंसिटिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है बेटा IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन मतलब थीटा डिवाइडेड बाई यूनिट करंट, मतलब किससे डिनोट कर ले हमें, I से। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, ये फॉर्मूला क्या है, NIBA इज इक्वल टू K इंटू थीटा, और I की वैल्यू अगर यहाँ से हम थीटा बटा I निकालें तो क्या बन जाएगी, NBA बटा K। बोलो क्या बनेगी, NBA बटा क्या कर लेंगे, K, यही वैल्यू आएगी। तो क्या लिख सकता हूँ, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NBA बटा K, यही वैल्यू। इसकी यूनिट निकालें तो क्या बन जाएगी बेटा, यूनिट की बात करें तो देखें सबसे पहले ऊपर क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन, थीटा का मतलब रेडियन, रेडियन एम्पियर इनवर्स। तो करंट सेंसिटिविटी की जो यूनिट बनेगी वो क्या लिख सकते हैं हम, रेडियन एम्पियर इनवर्स। तो करंट सेंसिटिविटी रियल में क्या होती है कि इट में भी डिफाइन एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा जब आप एक यूनिट करंट, सपोज दैट आप एक 1 माइक्रो एम्पियर करंट इसमें दे रहे हैं तो कितना डिफ्लेक्शन शो होगा। तो आइए से निकाल सकते हैं थीटा अपॉन में I, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं थीटा अपॉन I इज इक्वल टू NBA डिवाइडेड बाई K। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, तो हम सिर्फ ये एक स्टेप चेंज कर देते हैं और ये अपने पास निकल के आएगा वर्ड, और ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखें वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो क्या होगा, इट में बी डिफाइन एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर। तो क्या लिख सकते हैं कि इट में बी डिफाइन एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन ए गैल्वेनोमीटर when a unit voltage applied across two terminal of galvanometer, जो दो टर्मिनल होंगे उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या दोगे, यूनिट वोल्टेज, तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो उसको डिनोट करते हैं बेटा VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाई V, यूनिट वोल्टेज। V को बेटा क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर। बोलो क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। और अभी पढ़ा है कि थीटा बटा I की वैल्यू क्या होती है, NBA डिवाइडेड बाई K, ये वैल्यू होती है। इनटू क्या आ जाएगा अपने पास, R। बोलो क्या आ जाएगा, R। किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ज़्यादा आप करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, NBA बटा K, क्या निकल के आया था, IS डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, R। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, कंडीशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। बोलो क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यही कंडीशन आपको करनी थी बस। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी, थीटा बटा V। थीटा V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, और NB थीटा बटा I की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है बेटा कि NBA बटा क्या लिख सकते हैं, K, और इनटू क्या है, R लिख दिया। NBA बटा K की वैल्यू क्या होती है, अभी भी पढ़ा है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, R। तो इसकी अगर यूनिट निकालें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो थीटा की यूनिट क्या होगी बेटा, रेडियन, और आपके पास ये क्या हो गया, वोल्टेज इनवर्स। तो क्या निकल के आ जाएगा, रेडियन वोल्टेज इनवर्स।
ये आपके पास आ जाएगा इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एक टर्म हमने पढ़ी बेटा करंट सेंसिटिविटी और दूसरी टर्म हमने क्या पढ़ी है वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। कंडीशन फॉर ए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कंडीशन फॉर ए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कंडीशन फॉर ए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो रियल में सेंसिटिविटी बेटा क्या होती है कि एक गैल्वेनोमीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा, जब आप एक स्मॉल करंट दो और डिफ्लेक्शन क्या शो करे लार्ज, कि स्मॉल करंट और डिफ्लेक्शन क्या करे लार्ज, तो पता चले कि 100% यहाँ पे करंट प्रेजेंट है। कि क्या लिख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर is very sensitive if it show large deflection even when a small current pass through it। देखिए ये कहता है कि गैल्वेनोमीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा, इट शो ए लार्ज डिफ्लेक्शन, जब एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, एवन वहन ए स्मॉल करंट पास थ्रू इट, जब इससे एक स्मॉल करंट दिया जाए और डिफ्लेक्शन क्या हो लार्ज। तो ये वैल्यू बेटा हम पढ़ चुके हैं, NIBA इंटू के इंटू थीटा, लार्ज डिफ्लेक्शन थीटा निकाल लो तो क्या निकल के आ जाएगा NIBA डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी NIBA डिवाइडेड बाई के। और लिख सकते हैं इसको ऐसे NBA डिवाइडेड बाई के और इनटू क्या आ गया I। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है I, जो हम पढ़ चुके हैं। देखें तो एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे एवं ए स्मॉल करंट इज गिवन, जो स्मॉल करंट दो और डिफ्लेक्शन क्या हो लार्ज। तो एक बात करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या क्या सिचुएशन आपके पास निकल के आते हैं। देखो कि लार्ज डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बढ़ाने के तरीके, पहला तरीका सेंसिटिविटी इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर दो आप N इंक्रीज, क्या इंक्रीज करो N इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन क्या करेगा इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी भी क्या करेगी इंक्रीज। लेकिन याद रखना बेटा कि N इंक्रीज ये केस है, N इंक्रीज ओनली ए सर्टेन लिमिट। आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा N बढ़ाएं, तो अगर बहुत ज्यादा अगर आप क्या बढ़ा देते हैं N, तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा टर्न्स हो जाएंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। तो आप एक सर्टेन टर्म तक क्या बढ़ाओ N, तो क्या बढ़ सकता है आपके पास है सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या करो एक सर्टेन लिमिट तक आप इंक्रीज करो। दूसरा देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है B, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है B इंक्रीज करने से, कि सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कर सकती है, किसके इंक्रीज करने से, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से भी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकती है। दूसरा तीसरा पॉइंट ए इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट, एरिया आपको इंक्रीज करना है एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है।
कि अगर आप सर्टेन लिमिट तक एरिया इंक्रीज करेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर इससे बाहर चले जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा और यूनिफॉर्म टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। तो याद रखना है एन को भी एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाना है। फिर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं और वो चौथा पॉइंट है वैल्यू ऑफ के डिक्रीज, वैल्यू ऑफ क्या करके के डिक्रीज। अब देखो के अपने पास क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो जो सबसे ज्यादा हाईली इलास्टिक होगा उसका रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा, जो कम होगा उसका रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, कम। तो क्या लिख सकते हैं, जो के है ये किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बोलो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो एन बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बी बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन के घटाने से सेंसिटिविटी घटेगी। के घटाने से क्या घट जाएगी, सेंसिटिविटी, क्योंकि वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये घटाओगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ के अगर आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो आपके पास सेंसिटिविटी क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी। तो आपको के को डिक्रीज करना है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। और के किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर ऑफ मटेरियल ये बताएगा कि हाईली इलास्टिक है या हाईली इलास्टिक नहीं है। और सबसे ज़्यादा इलास्टिक मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है, या तो फॉस्फोर ब्रोंज है या आपके पास क्वार्ज है, क्या है, क्वार्ज है। तो ये था बेटा आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एक हमने पढ़ी है इसके बारे में कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके 3 पार्ट और बचे हैं, एक संट, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलना है और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलना है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।